जय हिंद जय भारत दोस्तों। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के लिए भी दिल में हिम्मत चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटी इस घटना का ताना बाना कई दिन पहले ही बुन दिया गया था। आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से एक भारतीय सेना के जवान की पत्नी का अपहरण कर लिया और उसे घने जंगलों में ले गए, जहां उसकी हिम्मत, विश्वास और देशभक्ति की कठिनतम परीक्षा ली गई। लेकिन इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें शुरू से जानना होगा कि आखिर उन्होंने उस बहादुर महिला को क्यों अगवा किया और उसके साथ क्या किया। वीडियो देखने से पहले एक विनती है कि देश के वीरों को सम्मान देने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, ताकि देश के दुश्मनों को हमारी एकजुटता साफ दिखे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं वह सच्ची घटना जो शायद ही किसी ने पूरी दुनिया के सामने रखी हो। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, एक ऐसी जगह जो धरती पर जन्नत कहलाती है। उस सुबह वादियां बर्फ से ढकी थीं। देवदार के लंबे लंबे पेड़ बर्फीली हवा में सरसराते थे और झीलों का शांत पानी किसी आईने की तरह चमक रहा था। सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़ती तो पूरा इलाका सुनहरी आभा में नहा उठता। अप्रैल का महीना था। मौसम में हल्की ठंडक थी और पर्यटकों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दिल्ली से आए कई परिवारों के साथ एक खास परिवार भी यहां पहुंचा था, रावत परिवार। कैप्टन अर्जुन रावत, भारतीय सेना का वह वीर अधिकारी जो हाल ही में एक कठिन ऑपरेशन से लौटा था, कुछ दिन की छुट्टी पर अपनी पत्नी सिया के साथ आया था। 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी, पर इस बार पहली बार दोनों ने किसी पहाड़ी इलाके में साथ वक्त बिताने का फैसला किया था। सिया को पहाड़ों से बेहद प्रेम था। वह बचपन से पहाड़ों को अपनी आत्मा का सुकून मानती थी। इसीलिए अर्जुन ने पहलगाम का चुनाव किया ताकि उसे सरप्राइज दे सके, उसकी आंखों में वह खुशी देख सके जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। गेस्ट हाउस में चेक इन करने के बाद दोनों ने बाजार की सैर की, वहां की स्थानीय मिठाइयां, गर्म जलेबियां खाईं और अगली सुबह ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। सुबह जब सूरज की हल्की सुनहरी किरणें वादियों पर बिखरी, अर्जुन और सिया ट्रैकिंग के लिए निकले। ठंडी ताजा हवा, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की मीठी चहचहाहट, सब कुछ जैसे किसी सुंदर सपने का हिस्सा लग रहा था। सिया बार बार रुकती, फूलों की खुशबू लेती, झरने की कलकल करती आवाज सुनती और अर्जुन की तरफ मुस्कुरा कर देखती। यह जगह सच में जादुई है, सिया ने आंखें बंद कर सांस भरते हुए कहा। तुम्हारे लिए ही तो लाया हूं, अर्जुन ने प्यार से जवाब दिया। लेकिन उनकी यह शांत दुनिया एक पल में टूटने वाली थी। अर्जुन की नजर सामने से आते 3 लोगों पर पड़ी। वे आर्मी की वर्दी में थे, लेकिन उनकी चाल में एक असामान्यता थी, न अनुशासन, न गर्व, न वह सैन्य ठहराव जो असली सैनिकों की पहचान होती है। अर्जुन ने गौर से देखा, उनकी वर्दी के बैज और यूनिट के नाम गलत थे। उनके बूट्स और बेल्ट का स्टाइल भी सेना के पैटर्न से मेल नहीं खा रहा था। अर्जुन ने सिया के कान में धीमे से कहा, ये असली फौजी नहीं है। शक हो रहा है, हमें यहां से निकलना चाहिए। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक झटका लगा। एक आतंकी ने पीछे से अर्जुन पर वार किया। उसे जोरदार झटका लगा और वह बेहोश हो गया। सिया चीख भी न पाई थी कि दूसरे आतंकी ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया और फिर उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाया गया। घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झींगुरों की आवाजें, ठंडी तेज हवा और हर तरफ पसरा डरावना सन्नाटा। जमीन नमी से भीगी हुई थी और हर कदम पर फिसलन थी। कुछ घंटों बाद जब सिया को होश आया तो उसने खुद को एक जीप के पीछे रस्सियों से कसकर बंधा हुआ पाया। सिर में तेज दर्द था, हाथ पैर सुन्न थे और आंखों के सामने धुंध छाई थी। उसने देखा, सामने वही 3 नकली सैनिक बिना नकाब के थे। अब उनके असली चेहरे सामने थे, बेरहम, क्रूर और निर्दयी।
उनकी आंखों में वह दहशत थी जो इंसानियत से कोसों दूर थी। वे जीप के पास आग जलाकर बैठे थे और कुछ खा रहे थे। हमें सब कुछ बता। पहलगाम में कितने लोग हैं और कौन कौन आया है? एक आतंकी ने सिगरेट का कश लेते हुए सख्त लहजे में पूछा। सिया का गला सूख गया था। दिल डर से तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे आतंकी ने गुस्से में आकर उसकी कोहनी पर राइफल की बट्टे मारी। सिया दर्द से तड़प उठी, लेकिन फिर भी कुछ न बोली। बोल नहीं तो तेरे पति का हाल देख ही लिया होगा, उसने चिल्लाकर कहा। सिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। आखिर उसने धीरे धीरे जरूरी बातें बतानी शुरू की। कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं। लेकिन जब उनसे धर्म के बारे में पूछा गया, तब सिया ने जानबूझकर झूठ बोला, मुझे नहीं पता। उसे मालूम था कि इस सवाल का सच बताना खतरनाक हो सकता है। उसने हर जवाब में सावधानी बरती, ताकि आतंकियों को कम से कम फायदा हो। इसी बीच तीसरा आतंकी, जो अब तक चुपचाप था, अचानक उठा और गंभीर आवाज में बोला, हमें जल्दी करना होगा। सब कुछ योजना के मुताबिक चलना चाहिए। वह सैटेलाइट फोन उठाकर किसी से कोड भाषा में बात करने लगा। सिया उस भाषा को नहीं समझ पाई, लेकिन इतना जरूर जान गई कि वे किसी बड़े हमले की तैयारी में हैं। कुछ देर बाद उन्होंने सिया को जीप से उतारा और जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले गए। रास्ता और भी खतरनाक था, कीचड़ से भरा, कांटों और जालियों से घिरा हुआ। चलते चलते सिया के पैर कई बार फिसले, उसके कपड़े फट गए, शरीर जगह जगह से जख्मी हो गया। आखिरकार एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने सिया को रस्सियों से बांध दिया। सर्द हवा उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। यहाँ ठंड और डर तुझे सिखा देगा कि अगली बार झूठ कैसे बोला जाता है, एक आतंकी ने क्रूरता से कहा। एक आतंकी जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई जंगल में गूंज उठी। सिया ठंड से, डर से और उस अनजानी अनिश्चितता से कांप रही थी जो उसकी आंखों के सामने थी। रात की गहराई में जंगल की आवाजें अब उसे डरावनी लगने लगी थीं। हर झींगुर की झंकार, हर पत्ते की सरसराहट उसे ऐसा आभास दे रही थी मानो कोई छुपकर उसके और भी करीब आ रहा हो। सिया ने कांपते हुए आसमान की तरफ देखा। वहां सिर्फ अंधेरा था, गहरा, डरावना अंधेरा। कोई तारा नहीं, कोई चांद नहीं, जैसे ऊपर भी उम्मीद की सारी किरणें बुझ चुकी हों। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक धीमी सी आवाज अब भी गूंज रही थी, हिम्मत मत हार, बस थोड़ी देर और। उधर अर्जुन को जब होश आया तो वह गेस्ट हाउस के पास ही एक गीली और ठंडी जमीन पर पड़ा था। उसका सिर पट्टी में लिपटा हुआ था और चारों ओर अफरा तफरी मची थी। धुंधली आंखों से सबसे पहला दृश्य जो उसे याद आया वह था सिया की चीख। वह दर्द को नजरअंदाज करते हुए उठने की कोशिश करने लगा, पर कमजोरी से लड़खड़ा गया। फिर भी उसने खुद को संभाला और वहीं खड़े एक गार्ड को आवाज दी, सिया, मेरी पत्नी। वो अर्जुन का गला भर आया। गार्ड ने तत्काल सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। सेना की स्थानीय यूनिट को एक्टिवेट कर दिया गया। कुछ ही देर में पूरे पहलगाम क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जंगल के संभावित रास्तों को चिन्हित कर ऑपरेशन शुरू हो गया। ड्रोन कैमरे आकाश में उड़ाए गए, खोजी कुत्तों की टीम बुलाई गई और हर सेकंड कीमती हो गया था। अर्जुन को प्राथमिक उपचार के लिए फील्ड हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही चिंता थी, सिया। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा, पर अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, जब तक मेरी पत्नी उन आतंकियों के कब्जे में है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। कुछ घंटों में आईजी कश्मीर और एनआईए के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। अर्जुन ने होश में आते ही उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। आतंकियों की संख्या, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, हर छोटी बड़ी जानकारी। अर्जुन का सेना में बिताया गया समय और उसका अनुभव इस जांच टीम के लिए अमूल्य साबित हुआ।
सेना के वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे ऑपरेशन में एक विशेष सलाहकार के रूप में शामिल कर लिया। एक अधिकारी ने आशंका जताई, अगर वे आतंकी थे तो अब तक एलओसी पार कर चुके होंगे। पर अर्जुन ने फौरन कहा, नहीं, वो एलओसी की तरफ नहीं गए। उनके इरादे कुछ और हैं। उन्होंने सिया को उठाया है, उसे सिर्फ बंधक नहीं बनाया, बल्कि उससे जानकारी निकालने के लिए भी। यह सुनकर अधिकारी भी गंभीर हो गए। पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। पहलगाम से अनंतनाग तक की सारी सीमाएं सील कर दी गईं। जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए। हर गाड़ी की तलाशी ली जाने लगी। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू हो गई। सेना के जवानों के चेहरों पर गंभीरता थी। एक जवान ने अर्जुन के सामने आकर दृढ़ता से कहा, सर, हम आपकी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे, ये हमारा वादा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन होठों पर एक ही वाक्य था, वह डर सकती है पर हार नहीं मानेगी। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही एक बड़ी खबर आई। पहलगाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में एक चरवाहे ने एक लड़की को देखा जो पेड़ से बंधी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। चरवाहा घबराते हुए दौड़ा और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में सेना और पुलिस की संयुक्त टीम वहां पहुंची। जब उन्होंने लड़की के चेहरे को देखा तो यह पहचानने में देर नहीं लगी, वह सिया थी। सिया बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकी हुई है, लेकिन स्थिर है। जब सिया को होश आया और पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो जो बातें सामने आईं, उनसे सबके होश उड़ गए। सिया ने कांपती आवाज में बताया, वे कोई साधारण आतंकी नहीं थे, वे बेहद संगठित थे। उन्हें हमारी गतिविधियों के बारे में पहले से जानकारी थी। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा, नाम, धर्म, हम कहां से आए हैं। उनके पास एक नोटबुक थी जिसमें हर जानकारी लिखते जा रहे थे। उनके पास सैटेलाइट फोन था, आधुनिक नक्शे थे। सिया की बातें सुनते ही एक पुलिस अधिकारी ने पूछा, क्या वे किसी खास धर्म के लोगों को निशाना बनाना चाहते थे? सिया ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उन्होंने कहा था, हमें अपने धर्म का बदला लेना है। यह सुनते ही सबकी आंखों में एक साथ डर और गुस्सा दोनों आ गए। अब तय हो चुका था, वे आतंकी एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे और समय बहुत कम था। सिया की दी गई जानकारियों के आधार पर सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से एक विशेष टास्क फोर्स बनाई। इसमें फील्ड इंटेलिजेंस अफसर, साइबर विश्लेषक, ट्रैकिंग एक्सपर्ट जैसे विशेष लोग शामिल किए गए। एनआईए ने सैटेलाइट फोन के सिग्नल को ट्रेस कर लिया। पता चला कि फोन का आखिरी लोकेशन एक पुराने सैन्य बंकर के पास था, जो पहलगाम से 17 किलोमीटर दूर स्थित था। यह बंकर 90 के दशक में इस्तेमाल होता था, पर अब वीरान पड़ा था। सेना ने 3 रास्तों को चिन्हित किया, जहां से आतंकी वहां तक पहुंच सकते थे। इन सभी रास्तों पर ड्रोन तैनात किए गए और कई इलाकों में थर्मल इमेजिंग कैमरे भी लगाए गए। सेना के कर्नल दीपक मलिक ने पूरे ऑपरेशन की अगुवाई अपने हाथ में ली और अर्जुन को ऑपरेशनल सलाहकार के तौर पर अपने साथ रखा। एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से इलाके की डिजिटल मैपिंग की गई। सैटेलाइट फुटेज का गहराई से विश्लेषण हुआ कि किस रास्ते से आतंकियों ने घुसपैठ की थी। एनआईए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आतंकी नेटवर्क पर चल रही गतिविधियों की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ अजीब कोडवर्ड्स में बातचीत हाल के दिनों में ट्रेस की गई थी। इन कोडवर्ड्स को डिकोड करने में एनआईए की साइबर यूनिट ने लगातार 48 घंटे मेहनत की। जब कोडवर्ड्स का अर्थ समझ में आया तो एक बड़ा रहस्य सामने आया। आतंकवादी एक बड़ा मीडिया स्टंट करने की फिराक में थे, जिसका उद्देश्य भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाना था। इसी दौरान पुलिस ने इलाके के कुछ स्थानीय संदिग्धों से पूछताछ तेज कर दी। एक युवक ने जानकारी दी कि उसने जंगल के अंदर कुछ अजनबी लोगों को आते जाते देखा था।
उनकी भाषा अलग थी, उनका हाव भाव सामान्य स्थानीय लोगों से मेल नहीं खा रहा था। वह युवक उन्हें कई रातों तक आता जाता दिख चुका था। पुलिस ने उसकी सूचना को अत्यंत गंभीरता से लिया और उस क्षेत्र को हाई प्रायोरिटी जोन घोषित कर दिया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। अगर आतंकियों का मकसद हमला है तो वे बहुत जल्द वारदात को अंजाम देंगे। हमें अगले 12 घंटे बेहद सतर्क रहना होगा। सेना ने ऑपरेशन रेड चेन नाम से एक रणनीति तैयार की। इस ऑपरेशन के तहत 3 विशेष यूनिट्स बनाई गईं। एक टोही यूनिट जो आतंकियों की हर गतिविधि पर नजर रखे, दूसरी हमलावर यूनिट जो सीधे एक्शन में जाए और तीसरी बैकअप यूनिट जो किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपट सके। पूरे मिशन के दौरान संचार को पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड रखा गया ताकि किसी भी तरह की सूचना लीक न हो सके। पहलगाम से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सेना ने बंद कर दिया। अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना जरूरी था। एक भी छोटी चूक पूरे ऑपरेशन को असफल कर सकती थी। सेना और पुलिस की संयुक्त टास्क फोर्स ने लगातार 24 घंटे में सैटेलाइट फुटेज खंगाली। पहलगाम के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया। एनआईए ने आतंकियों के सैटेलाइट फोन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया था। लोकेशन ट्रेसिंग से पता चला कि आतंकी अभी भी जंगलों में ही छिपे हुए थे, शायद किसी गुफा या पुराने बंकर में। हमारे पास बहुत कम समय है, अर्जुन ने एक बार फिर अपनी टीम को चेताया। अगर उनका मकसद हमला है तो वे अब किसी भी समय कोशिश कर सकते हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि ये आतंकी लश्कर हक नाम के एक नए संगठन से जुड़े थे। उनका मकसद केवल हमला करना नहीं था, बल्कि भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को धूमिल करना था। वे एक फेक वीडियो बनाना चाहते थे जिसमें दिखाया जाता कि भारतीय सेना ने स्थानीय नागरिकों पर अत्याचार किया है। इस वीडियो का इस्तेमाल विदेशी मीडिया को गुमराह करने के लिए होना था। एनआईए के एक अधिकारी ने कहा, यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। सेना ने ऑपरेशन घेरा शुरू किया। ड्रोन से जंगल का चप्पा चप्पा स्कैन किया जाने लगा। स्नाइपर्स को ऊंची पहाड़ियों पर तैनात कर दिया गया। एक रात जब पूरी घाटी में सन्नाटा था, एक गुफा के पास हलचल नोट की गई। तुरंत कमांडो यूनिट को भेजा गया। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने भी मोर्चा संभाला। सिया द्वारा बताए गए गुप्त रास्ते से एक यूनिट ने पीछे से जाकर हमला बोला। भीषण मुठभेड़ के बाद 3 में से 2 आतंकी मारे गए, लेकिन उनका लीडर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। वह लीडर है, अर्जुन ने फौरन कहा। हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। भागा हुआ आतंकी पास के एक गांव में छिप गया था। सूचना मिली कि वह एक स्कूल के पास कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सेना और स्थानीय पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया। छानबीन के दौरान एक छोटे लड़के ने बताया कि एक अजनबी ने उसे पैसे देकर स्कूल के पास एक बैग रखने को कहा था। यह सुनते ही जवानों के रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत इलाके को खाली कराया गया और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। उस अजनबी को पकड़ लिया गया जिसने लड़के को पैसे दिए थे। पूछताछ में उसने बताया कि हम सिर्फ 3 नहीं थे, एक और ग्रुप भी एलओसी से आने वाला था। सेना ने एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया। सभी संभावित रास्ते सील कर दिए गए। दूसरे आतंकी ग्रुप के घुसने से पहले ही सेना ने उनके हौसले तोड़ दिए, लेकिन अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि इन सब के बीच कुछ और भी घटने वाला था। सिया ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि देश को भी एक बड़े हमले से बचा लिया, अर्जुन ने गर्व से कहा। लेकिन सिया के मन में कुछ टूट चुका था। अस्पताल से लौटने के बाद वह काफी बदल गई थी। पहले वह चंचल और हंसमुख थी, अब गहरी चुप्पी उसका चेहरा बन गई थी। रातों को अक्सर वह चीखते हुए उठ जाती, पसीने में भीगी हुई।
कभी वह जंगल के अंधेरे कोनों में फंसी हुई महसूस करती, कभी बंधनों की आवाजें उसे बेचैन कर देती। अर्जुन उसे थामता, लेकिन उसके दर्द को शब्द नहीं दे पाता। एक अनुभवी मनोचिकित्सक की मदद ली गई। सिया ने खुद को संभालने के लिए लिखना शुरू किया। उसने डायरी के पन्नों में अपने दर्द को उकेरना शुरू किया। एक जगह उसने लिखा, जब आपके सामने मौत खड़ी हो और फिर भी आप सोचें कि मैं कुछ कर सकती हूं, वही पल असली जिंदगी होता है। समय के साथ सिया ने खुद को धीरे धीरे संभालना शुरू किया, लेकिन अब भी जब वह पहलगाम का नाम सुनती है, उसकी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। उसकी आत्मा में एक स्थायी सन्नाटा बस चुका है, ऐसा सन्नाटा जो उसके भीतर हमेशा जिंदा रहेगा। पहलगाम की वादियां गवाह हैं उस तूफान की, जिसने एक शांत यात्रा को देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी लड़ाई में बदल दिया। इस घटना से हम यह सीख सकते हैं कि कठिन समय में हिम्मत और सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।